This lecture is brought to you as a courtesy of Raj Malhotra's IAS Institute, Chandigarh. हमारे आज के लेक्चर में I, Ayush Gupta, will be discussing with you the Constitution 127th Amendment Bill of 2021, जो कि लास्ट कंक्लूडेड मॉनसून सेशन के अंदर पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया. After getting the assent from the President, this will become the 105th Constitution Amendment Act of 2021. So, जब भी हम किसी एक्ट या बिल के बारे में डिस्कस करते हैं, हमारे लिए ना सिर्फ ये जानना ज़रूरी है कि उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, बल्कि एक होलिस्टिक आंसर राइट करने के लिए वी शुड ऑल्सो नो कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके प्रोविजंस को अमेंड करके क्या रिजल्ट आने वाला है, उसके पीछे का रैशनल क्या है. एंड इट इज़ फॉर दिस वेरी रीज़न मैंने हमारे आज की जो डिस्कशन है विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्ट, आई हैव फ्रेम्ड अ क्वेश्चन एंड by answering this question we will get to know about this amendment bill. So इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, let us look at them. पहला पार्ट है provide a background with respect to OBC reservation and National Commission for Backward Classes. Second, state the reasons for 127th Constitution Amendment Bill. And lastly, elaborate the rationale of giving the power to create separate state list for OBC by states and union territories. So, पहला पार्ट देखते हैं. Let us first look at the background. जब हमें इंट्रोडक्शन देनी होगी, इट इज़ वेरी गुड जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात हो रही है तो हम कॉन्स्टिट्यूशन से ही शुरू करें. सो बैकग्राउंड शुरू करते हैं, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द प्रियम्बल. सो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन्विजन करता है एक ऐसी स्टेट बनाने के लिए जहां पर जस्टिस हो ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अलॉन्ग विथ इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी. सो ये प्रस्तावना करता है हमारा प्रियम्बल. देन इन रिलेशन टू द सेम फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 15 एंड 16 प्रोवाइड्स फॉर प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड सिक्योरिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल द इंडिविजुअल्स. लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन भी दे रखी है. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स कि स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं फॉर एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस, बिकॉज इक्वालिटी एग्जिस्ट अमंग्स इक्वल्स ओनली. हम अनइक्वल लोगों के लिए सेम प्रोविजन नहीं बना सकते. देन डीपीएसपी पे आ जाते हैं. आर्टिकल 38 एंड 46 ऑफ डीपीएसपीस कास्ट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द स्टेट टू यूज इट्स रिसोर्सेज फॉर बेटरमेंट ऑफ अबव मेंशन्ड क्लासेस, दैट इज एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस. देन आर्टिकल 340 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर को यह कहा जाता है कि वह एक ऐसा कमीशन अपॉइंट करे जो कि हमारे देश के अंदर जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी परिस्थिति को जाने, समझे एंड उसके ऊपर एक रिपोर्ट लेके आए एंड उस रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करे सेंटर, ताकि बैकवर्ड क्लासेस की इंप्रूवमेंट हो सके. सो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए पहले से ही कमीशंस का प्रावधान था, लेकिन 340 सेंटर को बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक कमीशन, उनकी परिस्थितियां जानने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए एक कमीशन अपॉइंट करने के लिए कहता है. इसी रिलेशन में 1953 में सबसे पहला कमीशन एस्टैब्लिश किया गया जिसका नाम था काका कलेलकर कमीशन. ये है श्री काका कलेलकर जी. ये एक फ्रीडम फाइटर रहे हैं एंड बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट भी रहे हैं. सो काका कलेलकर कमीशन फॉर्म हुआ 1953 के अंदर अंडर आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे की रिकमेंडेशन देनी थी विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिफाइंग एंड सजेशंस फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस. लेकिन इनकी सजेशंस को अपनाया नहीं गया, इनकी सजेशंस को सेंटर ने नहीं अपनाया. देन इन 1979 दूसरा कमीशन बना विद रिस्पेक्ट टू बैकवर्ड क्लासेस, उसका नाम था मंडल कमीशन. इसे हेड किया श्री बीपी मंडल जी ने. यहां आप देख सकते हैं श्री बीपी मंडल जी अपनी रिपोर्ट सौंप रहे हैं प्रेसिडेंट को. सो बीपी मंडल की जो रिकमेंडेशंस थी, उनकी रिपोर्ट आई 1980 के अंदर, लेकिन फिर भी इनकी रिकमेंडेशंस के ऊपर, इस रिपोर्ट के ऊपर काम नहीं हुआ. इट वाज ओनली इन 1990 जब श्री वीपी सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बने, तब इस रिपोर्ट को लागू करने की डिसीजन लिया गया एंड मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करके रिजर्वेशन प्रोवाइड करी गई बैकवर्ड क्लासेस को टू द ट्यून ऑफ 27%. सो नाउ इस रिजर्वेशन के अगेंस्ट इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की एक लैंडमार्क केस हुआ, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने
इस रिजर्वेशन को अपहेल्ड किया। लेकिन इसके साथ साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक तो 50% लिमिट लगाई कि भाई 50% से ज़्यादा आप रिजर्वेशन नहीं देंगे। अगर देनी है, ये एक ब्लैंकेट लिमिट नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे तमिलनाडु में आज भी ज़्यादा एग्जिस्ट करती है रिजर्वेशन, मोर देन 50%। एंड विद द कमिंग ऑफ द 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये लिमिट वैसे भी ब्रीच हो गई। सो सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये कहा था कि आपको फिर रीजंस देने पड़ेंगे अगर आपको 50% से ज़्यादा बढ़ानी है ये रिजर्वेशन। तो देन इट ऑल्सो सेड कि क्रीमी लेयर, बैकवर्ड क्लासेस को आप जब रिजर्वेशन दे रहे हैं तो क्रीमी लेयर भी लेके आइए। क्रीमी लेयर क्या है? बेसिकली कोर्ट का ये मुद्दा था कि कोर्ट ये कहना चाहती थी कि यदि आप ला ही रहे हैं रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, आपको ये देखना पड़ेगा कि जो ऑलरेडी वेल ऑफ सेक्शंस है बैकवर्ड क्लासेस के, वह इस रिजर्वेशन का फायदा ना ले। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अल्टीमेटली जो हम चाहते हैं बैकवर्ड क्लासेस को बढ़ावा देने के लिए, वो एम खत्म हो जाएगा। सो इस करके क्रीमी लेयर लाई गई, एक सेट मॉनेटरी इनकम रख दी गई, फाइनेंशियल इनकम रख दी गई, कुछ एक क्लासेस ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स डिफाइन कर दी गई कि यदि आपके पेरेंट्स इन जॉब्स में हैं तो आप इस रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं ले सकते। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट ने दी इस केस में, वो ये थी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बनाया जाए एंड इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए ऑन द लाइंस ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। एंड इस कमीशन से सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कंसल्ट करें जब भी वो कोई स्पेशल पॉलिसीज लाना चाहते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए 1993 के अंदर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का गठन किया गया, लेकिन इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया गया था। सो इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की मांग आए दिन उठती रही, हर साल उठती थी। एंड इसी रिलेशन में अल्टीमेटली इन 2018 बाय 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट ने इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की स्थापना हुई अंडर आर्टिकल 338 बी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट 338, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स 338 ए, इनके तहत एस्टैब्लिश करे गए हैं। सो ये तो था बैकग्राउंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस तक का। अब हम जानते हैं कि रीजंस क्या हैं 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के 2021। सो देखते हैं। सो आफ्टर 102nd amendment bill was passed, Article 342A gave the power to notify the list of castes falling under backward classes to the president. So 102nd amendment bill के बाद जो 342A के अंदर प्रेसिडेंट को पावर दे दी गई ये नोटिफाई करने की कि कौन सी कास्ट्स बेसिकली शामिल होंगी ओबीसी कैटेगरी के अंदर, बैकवर्ड क्लासेस के अंदर। इससे पहले तक जब से मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी, स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी अलग लिस्ट लेके आती थी। जैसे कि हम जानते हैं कि स्टेट की अपनी एम्प्लॉयमेंट्स होती हैं, स्टेट की अपनी सर्विसेज होती हैं। सो स्टेट गवर्नमेंट्स अब तक जैसे कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए अपनी अलग लिस्ट लेके आती थी, वैसे ही ओबीसी के लिए भी अपनी अलग लिस्ट लेके आती थी। लेकिन बाय दिस अमेंडमेंट 342A के तहत अब प्रेसिडेंट के पास पावर है नोटिफाई करने की। देन बिसाइड्स दिस 338B जो कि स्थापना करता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की, उसमें यह कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स अलॉन्ग विद यूनियन गवर्नमेंट्स, इन सभी को कंसल्ट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू देयर पॉलिसीज टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। सो यहां पे आपको पता है कि जब कंसल्ट करने का मतलब आता है तो बेसिकली कंसल्ट बाद में जाके कंकरेंस बन जाता है। अल्टीमेटली जब आपको वहां पे कंसल्ट करने के लिए कहती है तो आपको उनकी कंसल्टेशन से जो राय मिली है आपको वही इंप्लीमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि वह एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है इस रिस्पेक्ट में। देन दिस नेचुरली डेल्ट अ ब्लो टू द पावर्स ऑफ द स्टेट इन द फेडरल सिस्टम। हमारा एक फेडरल सिस्टम है, सो अब जब स्टेट के पास अपनी पावर ही नहीं रही इन लिस्ट को बनाने के लिए तो नेचुरली स्टेट्स इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। हाउएवर जब 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास हो रहा था तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने यही कहा था कि प्रेसिडेंट जब इस लिस्ट को नोटिफाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्टेट्स तब प्रेसिडेंट गवर्नर की से पूछेंगे। लेकिन व्हाट हैपेंड इज मराठा रिजर्वेशन दी गई थी
बाय स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड इस रिजर्वेशन को चैलेंज किया गया। सो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि ये जो 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी उसके तहत स्टेट्स के पास पावर ही नहीं है, और यहां पे कहीं नहीं लिखा गया कि प्रेसिडेंट को गवर्नर से पूछना पड़ेगा। सो देयरफॉर स्टेट्स, द पावर ऑफ द स्टेट्स टू ब्रिंग आउट देयर ओन लिस्ट वाज गॉन। सो इस करके जरूरत पड़ी हमें इस अमेंडमेंट की, दैट इज 127th। सो 127th Constitution Amendment Bill, which after the assent of the President will become 105 Constitutional Amendment Act। ये अब अमेंड क्या कर रहा है, अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए जो 338B है आर्टिकल, उसके अंदर सबसे पहले तो स्टेट्स को रिलीव कर दिया जाएगा कि अब स्टेट्स को NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की रिकमेंडेशन लेने की जरूरत नहीं है while forming policies with respect to OBCs। सेकेंड, आर्टिकल 342A, इसमें स्टेट्स को अलाउ किया जाएगा कि वह अपनी सेपरेट लिस्ट बना लें विद रिस्पेक्ट टू ग्रांटिंग द रिजर्वेशन, एंड उन्हें अब अपनी लिस्ट को प्रेसिडेंट से नोटिफाई कराने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग एक्ट लेके आए, गवर्नर उसे सेंड दे देता है उस एक्ट को, एंड उनका अपनी लिस्ट तैयार हो जाएगी। पहले उन्हें सबसे पहले तो रिकमेंडेशन कंसल्टेशन करनी पड़ती नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, सो उनकी ऑटोनॉमी इस तरीके से खत्म हो जाती थी वाइल फॉर्मिंग पॉलिसीज। सेकंड, वो खुद का बिल ला ही नहीं सकते थे क्योंकि प्रेसिडेंट को नोटिफाई करना पड़ता था, अब इस रिक्वायरमेंट को खत्म कर दिया गया है। एंड लास्टली आर्टिकल 366 जो कि डेफिनेशन देता है बैकवर्ड क्लासेस की, उसको चेंज कर दिया गया अकॉर्डिंगली दिस थिंग। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, वो है कि रैशनल क्या है स्टेट को ये पावर देने का। सो नंबर 1, स्टेट शुड हैव द पावर टू फॉर्म पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू द जॉब्स प्रोवाइडेड बाय देम। जो जॉब दे रहा है, जो बेसिकली आपके ऊपर हेड करेगा आपको, तो उसी के पास सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। देन अब हम इसके स्कॉलरली एस्पेक्ट देखते हैं रैशनल का। सो प्रोफेसर एस जोधका ये कहते हैं कि कास्ट जो है वो एक स्टेट स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल, किन्हीं स्टेट्स के अंदर हम देखेंगे कि एक कास्ट की डोमिनेशन ज्यादा है, अब वो वर्ना सिस्टम के हिसाब से हम ज्यादा तक डोमिनेशन नहीं रही है। जैसे कि हरियाणा में हम देखते हैं कि जाट्स का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, वेरएस हो सकता है कि दूसरी स्टेट्स के अंदर या वेस्टर्न यूपी के अंदर जाट्स का उतना इन्फ्लुएंस ना हो। उसी तरीके से पंजाब के अंदर हम देखते हैं कि ब्राह्मणों का उतना ज्यादा वर्चस्व नहीं है जितना कि उनका वर्चस्व चलता है सदर्न स्टेट्स के अंदर। सो स्टेट्स जो कास्ट है उसका एक स्टेट का एंगल है। दूसरी चीज, कास्ट जो है आप देखेंगे कि उनका एक कैरेक्टर जो है वो डिफाइन होता है, रिलेशनल कैरेक्टर होता है। जैसे कि बेसिकली हम कब कहेंगे कि एक कास्ट दूसरी कास्ट के रिस्पेक्ट के अंदर बड़ी है, जब एक कास्ट के लोगों का डोमिनेंस हो। अगर पूरे एरिया के अंदर सिर्फ एक ही कास्ट के लोग रहते हैं और दूसरी कास्ट के कोई लोग ही नहीं रहते, सो वहां पे तो हम कास्ट सिस्टम का फर्क देखने को हमें मिलेगा ही नहीं। सो इस रिस्पेक्ट के अंदर कास्ट का एक स्टेट के साथ ज्यादा लिंक है। इसके अंदर हम एक और कॉन्सेप्ट जानेंगे जिससे हमें काफी फायदा होगा। वह कॉन्सेप्ट है विद रिस्पेक्ट टू डोमिनेंट कास्ट्स। सो पहले तो वर्ना सिस्टम के अंदर हम देखते थे कि कुछ एक जो अपर कास्ट हैं उनके पास ज्यादा बेनिफिट होता था, लेकिन विद द कमिंग ऑफ डेमोक्रेसी एंड दैट टू डेमोक्रेसी एट स्टेट लेवल्स, फेडरल लेवल के अंदर जब डेमोक्रेसी आती है तो हम ये देखते हैं कि जिन कास्ट्स का ज्यादा नंबर में प्रेजेंट है वह कास्ट पॉलिटिकल पावर में आ गई। जैसे ही कोई कास्ट पॉलिटिकल पावर में आती है वैसे ही उस कास्ट के हमने लोगों को देखा कि जॉब्स मिलनी शुरू हो जाती हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़नी शुरू हो जाती हैं। उसी तरीके से जब आप हमें इसको रिलेशन में देखें, हरियाणा के रिलेशन में आप देखेंगे तो यहाँ पे जाट्स ज्यादा तक पावर में रहते हैं। जब आप गुजरात में जाते हैं तो वहां पे पटेल्स पावर में रहते हैं। जब आप चले जाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर तो वहां पे आप देखेंगे कि ज्यादा तक पावर में रहते हैं यादव्स। एंड इसी तरीके से हर एक स्टेट के अंदर, बीट महाराष्ट्र, वहां पे मराठास के अंदर हम देखेंगे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है। सो यहाँ पे ये डोमिनेंट कास्ट्स बन गई हैं। सो अब ट्रेडिशनल एस्पेक्ट खत्म हो गया है। अब ट्रेडिशनली ये नहीं है कि ये वाले पर्टिकुलर लोग कास्ट हायरार्की में ऊपर थे तो इन्हीं की डोमिनेंस है। देयरफॉर कास्ट सिस्टम को अब स्टेट स्पेसिफिक एंगल से देखना पड़ेगा। देन द सेंटर हैज आल्सो फॉर्म जस्टिस रोहिणी कमिटी
with respect to sub categorization of castes. So अब कास्ट सिस्टम के अंदर भी जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उसके अंदर भी कुछ एक ऐसी क्लासेस हैं जो ज़्यादा बेनिफिट ले चुकी हैं, या बिकॉज ऑफ बीइंग डोमिनेंट इन देयर एरियाज उन्होंने ज़्यादा बेनिफिट्स क्लेंच कर लिए हैं। बिहार के सिनेरियोज में हम देखेंगे तो बिहार के अंदर दलितों की बात होती है, दलितों के साथ साथ में खड़े होते हैं महादलित। जीतन राम मांझी, जिन्हें कि नीतीश कुमार के टाइम पे एक बारी चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, बेसिकली ही वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ महादलित। महादलित यानी कि वो लोग जो अति पिछड़े वर्ग से आ रहे हैं। सो वहां पे भी सब कैटेगराइजेशन हो गई। सो जब जस्टिस रोहिणी कमेटी की रिपोर्ट आएगी विद रिस्पेक्ट टू सब कैटेगराइजेशन, सो अगर स्टेट्स की अगर लिस्ट अलग से बनी हुई होगी तो वो हमें हेल्प करेगी आइडेंटिफाई करने के अंदर कि स्टेट्स के अंदर कौन कौन सी कास्ट अलग है, या कौन कौन सी कास्ट ज़्यादा पिछड़े वर्ग के अंदर फॉल करती हैं विज़-अ-वी द सेंट्रल लिस्ट। देन मोरओवर इसके बिहाफ में एक आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि स्टेट्स के अंदर पॉलिटिसाइजेशन होगी इस मुद्दे की, एंड पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे स्टेट की जो पॉलिटिक्स है वो ज़्यादातर कास्ट डोमिनेटेड पॉलिटिक्स है, तो कास्ट के आधार पर एंड पॉलिटिक्स के आधार पर ये रिजर्वेशंस दी जाने लगेगी। लेकिन हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ऐसा करने से जुडिशियल रिव्यू नहीं ख़त्म हो रहा है। जुडिशरी अभी भी उस चीज़ को, स्टेट के बनाए हुए लॉज को रिव्यू करेगी, एंड यदि स्टेट के लॉज के पीछे, रिजर्वेशन देने वाले लॉज के पीछे कोई रैशनल नहीं हुआ और सिर्फ एक पॉलिटिकल रीजंस हुआ, देन अगेन वन कैन अप्रोच टू द जुडिशरी एंड फाइंड अ रेमेडी टू इट। सो एंड नेचुरली स्टेट्स अभी तक ST एंड SC एंड विद रिस्पेक्ट टू OBCs कर ही रही थी, तो ये कहना कोई ज़रूरी नहीं है, या फिर ऐसा एज्यूम करना ज़रूरी नहीं है कि पॉलिटिसाइजेशन अल्टीमेटली होगी ही। सो दिस वाज ऑल with respect to the 127th Constitution Amendment Act. Along with this lecture, I am also going to provide you with the PDF of this very PPT. So, ये आपका एक proper answer तैयार कर देगा ये lecture, and in future यदि you will be required to give perspective with respect to this very amendment, you are set. So, thank you and have a nice day. Should you have any doubts, feel free to put them in the comment section. I'll be answering to all of them. Thank you and have a nice day.